पंजाब एक ऐसा नाम जो सिर्फ नक्शे पर बना एक राज्य नहीं, बल्कि भारत की शान, देश का अन्नदाता और सरहद पर सीना तान कर खड़ा रहने वाले राज्य का जज्बा है। ये वो धरती है जहां खेतों में सोना उगता है, गुरुओं की वाणी गूंजती है और देशभक्ति रगों में बहती है। लेकिन इस धरती की कहानी सिर्फ हरियाली और खुशहाली तक सीमित नहीं है। ये संघर्ष, बलिदान, सत्ता, सियासत और साजिशों की भी कहानी है। 1947 देश आजाद हुआ, लेकिन पंजाब ने आजादी की कीमत अपने खून से चुकाई। बंटवारे की आग में लाखों घर उजड़े, परिवार बिछड़े और इंसानियत लहू लुहान हुई। उस दौर में पंजाब को सिर्फ एक सरकार नहीं, बल्कि ऐसे नेतृत्व की जरूरत थी जो राज्य का नया भविष्य खड़ा कर सके। डॉक्टर गोपीचंद भार्गव से लेकर भीमसेन सच्चर तक नेताओं ने शरणार्थियों के पुनर्वास और कानून व्यवस्था को संभालने की चुनौती उठाई। और फिर आया वो दौर जिसे कई लोग पंजाब की राजनीति का टर्निंग पॉइंट मानते हैं, सरदार प्रताप सिंह कैरों का दौर। एक ऐसा नेता जिसे आज भी आधुनिक पंजाब का निर्माता कहा जाता है। हरित क्रांति की बुनियाद, कृषि ढांचे का विस्तार, भाखड़ा नागल परियोजना की रफ्तार, लुधियाना कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना और आधुनिक चंडीगढ़ का विकास, इन सब ने पंजाब को नई पहचान दी। लेकिन जहां सत्ता होती है वहां संघर्ष भी जन्म लेता है। पंजाबी सूबा आंदोलन, भाषा की राजनीति, भ्रष्टाचार के आरोप और फिर एक चर्चित राजनीतिक हत्या। पंजाब की सियासत में ये सब भी दर्ज हुआ। इसके बाद पंजाब ने 1966 का पुनर्गठन देखा, हरित क्रांति का स्वर्णिम अध्याय देखा, 1980 के दशक का उग्रवाद और आतंकवाद देखा, ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या, दंगों की विभीषिका और खून से रंगे वो साल भी देखे जिन्होंने पूरे देश को झकझोर दिया। और फिर लौटा लोकतंत्र, गठबंधन की राजनीति आई, अकाली दल और कांग्रेस के बीच सत्ता का संघर्ष चला और 2022 में आम आदमी पार्टी ने एक नया राजनीतिक अध्याय लिख दिया। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या पंजाब की राजनीति पंजाब को उतना दिया जितना उससे लिया? क्या सत्ता की लड़ाई ने विकास को आगे बढ़ाया या समाज को बांटने का काम किया? और आजादी के बाद से लेकर 2026 तक किन उपलब्धियों ने पंजाब को मजबूत बनाया और किन विवादों ने उसकी सियासत पर गहरे दाग छोड़े? आज का से कहानी में हम खोलेंगे पंजाब की राजनीति के करीब 8 दशकों का पूरा इतिहास, जहां हर मुख्यमंत्री एक किरदार है, हर चुनाव एक नया मोड़ और हर फैसला पंजाब की तकदीर बदलने वाली कहानी का हिस्सा। क्योंकि ये सिर्फ कुर्सी की कहानी नहीं, ये उस पंजाब की कहानी है जिसने हर तूफान के बाद भी मुस्कुराकर भारत का सिर ऊंचा रखा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर और आप देख रहे हैं का से कहानी। 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन पंजाब की आजादी खुशियों से ज्यादा आंसुओं की कहानी बन गई। एक लकीर खींची गई जिसने सिर्फ नक्शा नहीं बांटा, बल्कि परिवार, रिश्ते और सदियों पुरानी विरासत भी दो हिस्सों में बांट दी। लाखों लोग रातों रात शरणार्थी बन गए, खेत छूट गए, कारोबार छूट गए और कई लोगों के अपनों की लाशें तक पीछे रह गईं। ऐसे भयावह दौर में पंजाब को सिर्फ एक प्रशासन नहीं, बल्कि एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत थी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण शुरू हुआ और पंजाब की कमान संभाली डॉक्टर गोपीचंद भार्गव ने, जो आजादी के बाद पूर्वी पंजाब के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी बंटवारे से विस्थापित लाखों लोगों का पुनर्वास, राहत शिविरों की व्यवस्था और कानून व्यवस्था को पटरी पर लाना। इसके बाद भीमसेन सच्चर ने सत्ता संभाली। उनका कार्यकाल राजनीतिक अस्थिरता और प्रशासनिक चुनौतियों से भरा रहा। शरणार्थियों को बसाना, नई आर्थिक व्यवस्था खड़ी करना और सांप्रदायिक तनाव को नियंत्रित करना सरकार की पहली प्राथमिकता थी। ये वो समय था जब पंजाब अपने घावों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पंजाब की राजनीति का असली मोड़ आया 1956 में, जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे सरदार प्रताप सिंह कैरों। इतिहासकार उन्हें आज भी आधुनिक पंजाब का निर्माता कहते हैं। कैरों का विजन साफ था, पंजाब को खेती, उद्योग और बुनियादी ढांचे के मामले में देश का अग्रणी राज्य बनाना। उनके कार्यकाल में कई ऐसे फैसले हुए जिन्होंने पंजाब की तस्वीर बदल दी। भाखड़ा नागल बांध परियोजना ने पंजाब की खेती को नई जिंदगी दी। सतलुज के पानी ने सूखे खेतों को हरियाली में बदलना शुरू किया और आगे चलकर यही आधार हरित क्रांति की ताकत बना। इसी दौर में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना की स्थापना की गई, जिसने आधुनिक खेती, नई फसल किस्मों और कृषि अनुसंधान को नई दिशा दी। और फिर बना एक ऐसा शहर जो आज भी आधुनिक भारत की पहचान माना जाता है, चंडीगढ़। फ्रांसीसी वास्तुकार ले कॉर्बूज़े के डिजाइन पर विकसित इस शहर को एक योजनाबद्ध, आधुनिक और भविष्यवादी राजधानी के रूप में तैयार किया गया। यह सिर्फ इमारतों का शहर नहीं था,
बल्कि नए पंजाब के सपनों का प्रतीक था। लेकिन राजनीति में विकास जितनी तेजी से आता है, विवाद भी उतनी ही तेजी से जन्म लेते हैं। 1950 और 60 के दशक में पंजाब में भाषाई पहचान का मुद्दा सुलगने लगा। एक ओर पंजाबी भाषा को आधार बनाकर अलग पंजाबी सूबे की मांग उठ रही थी, तो दूसरी ओर हिंदी भाषी वर्ग इसका विरोध कर रहा था। यह आंदोलन धीरे धीरे सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष में बदल गया, जिसने राज्य की राजनीति को गहरे तक प्रभावित किया। इसी बीच प्रताप सिंह कैरो पर सत्ता के दुरुपयोग, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। जांच आयोगों की रिपोर्ट और बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच आखिरकार 1964 में उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि उनके समर्थकों का मानना था कि उन्होंने पंजाब को विकास की नई दिशा दी, जबकि विरोधियों ने उन पर लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने का आरोप लगाया। किस्मत का खेल देखिए, जिस नेता ने आधुनिक पंजाब की बुनियाद रखी, उसका अंत भी बेहद दर्दनाक रहा। पद छोड़ने के कुछ समय बाद 1965 में दिल्ली के पास उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। यानी आजादी की बात का यह पहला दौर पंजाब के लिए विरोधाभासों से भरा था। एक तरफ बंटवारे का दर्द, दूसरी तरफ विकास के सपने। एक ओर आधुनिक पंजाब की नींव, तो दूसरी ओर भाषा और सत्ता की लड़ाई। ये वही दौर था जिसने आने वाले दशकों की पंजाब की राजनीति की पटकथा लिख दी। कहते हैं इतिहास कभी एक जैसा नहीं रहता, वो वक्त के साथ अपना चेहरा बदलता है। और पंजाब के इतिहास में ऐसा ही एक बड़ा मोड़ आया 1 नवंबर 1966 को। ये वो दिन था जब भाषा और पहचान की राजनीति ने भारत के नक्शे को बदल दिया। वर्षों तक चले पंजाबी सूबा आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने पुराने पंजाब का पुनर्गठन किया और एक नए राज्य पंजाब का जन्म हुआ। इस पुनर्गठन के तहत हिंदी भाषी क्षेत्रों को अलग कर हरियाणा बनाया गया, जबकि पहाड़ी इलाकों को हिमाचल प्रदेश में शामिल कर दिया गया। लेकिन ये बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं था, ये भावनाओं, संसाधनों और अधिकारों का भी बंटवारा था। जो सवाल उस दिन खड़े हुए, उनमें से कई आज भी सियासत के गलियारों में गूंजते हैं। नए पंजाब के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपनी नई पहचान बनाना, और इसी दौर में पंजाब की राजनीति में 2 बड़े ध्रुव बनकर उभरे, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल। सत्ता की कुर्सी अब सिर्फ सरकार चलाने का माध्यम नहीं रही, बल्कि क्षेत्रीय अस्मिता और राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई का केंद्र बन गई। कभी कांग्रेस आगे निकलती, तो कभी अकाली दल जनता के बीच नई ताकत के साथ वापसी करता। पंजाब की राजनीति में गठबंधन, विरोध और वैचारिक संघर्ष का यह सिलसिला यहीं से मजबूत हुआ। लेकिन इसी राजनीतिक उथल पुथल के बीच पंजाब ने वो कर दिखाया जिसने उसे पूरे देश का गौरव बना दिया, और ये था हरित क्रांति का दौर। 1960 के दशक के उत्तरार्ध और 1970 के दशक में नई कृषि तकनीक, उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, आधुनिक सिंचाई व्यवस्था और कृषि मशीनों के इस्तेमाल ने पंजाब की खेती को पूरी तरह से बदल दिया। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना में विकसित नई तकनीकों और केंद्र सरकार की नीतियों ने किसानों के हाथों में विकास की नई ताकत दे दी। ट्यूबवेलों से निकलता पानी, खेतों में दौड़ते ट्रैक्टर और सुनहरी फसलें, ये सिर्फ तस्वीर नहीं थी, बल्कि एक नए पंजाब की पहचान थी। गेहूं और धान की रिकॉर्ड पैदावार ने पंजाब को देश का अन्नदाता बना दिया। पंजाब देश की खाद्य सुरक्षा का सबसे मजबूत स्तंभ बनकर उभरा। भारत में जब भी अनाज संकट की बात होती, तो पंजाब के किसानों की मेहनत देश की थाली भरने का काम करती। हरित क्रांति ने किसानों की आय बढ़ाई, गांव में आर्थिक समृद्धि लाई और पंजाब को देश के सबसे विकसित राज्यों में शामिल कर दिया। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है, और पंजाब की सफलता के साथ कुछ ऐसे विवाद भी पैदा हुए जो आने वाले दशकों में बड़े राजनीतिक संघर्ष का कारण बने। सबसे बड़ा विवाद था चंडीगढ़ का। जिस आधुनिक शहर को पंजाब की नई राजधानी के रूप में विकसित किया गया था, पुनर्गठन के बाद उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया और पंजाब व हरियाणा दोनों की साझा राजधानी बना दिया गया। पंजाब लगातार चंडीगढ़ पर अपना पूर्ण अधिकार मांगता रहा, जबकि हरियाणा भी अपने हिस्से का दावा करता रहा। ये विवाद आज भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। दूसरा बड़ा मुद्दा था नदियों के पानी का बंटवारा। सतलुज, ब्यास और रावी जैसी नदियों के जल संसाधनों को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच मतभेद बढ़ने लगे। बाद में यही विवाद सतलुज यमुना लिंक यानी कि एस्वायर नहर के मुद्दे तक पहुंचा, जिसने कई बार दोनों राज्यों के रिश्तों में तनाव पैदा किया। पंजाब का एक बड़ा वर्ग मानता रहा कि राज्य के जल संसाधनों का अत्यधिक बंटवारा उसके किसानों के हितों के खिलाफ है। यानी एक तरफ पंजाब खेतों में रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा था, देश को अन्न दे रहा था और विकास की नई इबारत लिख रहा था, तो दूसरी ओर भाषा, राजधानी और पानी जैसे मुद्दे भविष्य के बड़े राजनीतिक संघर्षों की जमीन तैयार कर रहे थे।
ये वही दौर था जब पंजाब ने अपनी नई पहचान बनाई, एक समृद्ध कृषि राज्य की, लेकिन साथ ही एक ऐसे प्रदेश की भी जहां क्षेत्रीय अस्मिता और अधिकारों की राजनीति लगातार मजबूत होती गई। आगे चलकर यही सवाल, यही विवाद और यही सियासी खींचतान पंजाब को उसके इतिहास के सबसे कठिन दौर की ओर ले जाने वाली थी, क्योंकि नए पंजाब का जन्म तो हो चुका था, लेकिन अब शुरू होने वाली थी उस पंजाब की सबसे बड़ी राजनीतिक और सामाजिक परीक्षा। हर राज्य के इतिहास में एक ऐसा अध्याय आता है जिसे वो चाह कर भी नहीं भूल पाता। पंजाब के लिए 1980 का दशक कुछ ऐसा ही था, एक ऐसा दौर जब हर सुबह अखबारों में हत्या, हिंसा और बम धमाकों की खबरें होती थी, जब खेतों की हरियाली पर बारूद का धुआं छा गया था और जब राजनीति, धर्म और अलगाववाद की आग ने पूरे पंजाब को अपनी चपेट में ले लिया था। 1970 के दशक के आखिर और 1980 के दशक की शुरुआत तक पंजाब में धार्मिक और राजनीतिक असंतोष बढ़ने लगा। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, क्षेत्रीय अधिकारों की मांग और केंद्र राज्य संबंधों को लेकर विवादों ने माहौल को काफी जटिल बना दिया। इसी पृष्ठभूमि में उग्रवाद ने जन्म लिया और धीरे धीरे हिंसा का रूप लेने लगा। 1980 में कांग्रेस के नेता दरबारा सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनकी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी बिगड़ती कानून व्यवस्था। उग्रवादी घटनाएं बढ़ रही थीं, पुलिसकर्मी, राजनीतिक नेता और आम नागरिक लगातार निशाना बन रहे थे। सरकार हालात को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हालात दिन ब दिन और विस्फोटक होते जा रहे थे। और फिर आया वो साल जिसने सिर्फ पंजाब ही नहीं, पूरे देश के इतिहास पर गहरा घाव छोड़ दिया। साल था 1984। अमृतसर स्थित श्री हरमिंदर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर परिसर में भारी संख्या में हथियारबंद उग्रवादियों के मौजूद होने की सूचना के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने सेना को कार्रवाई का आदेश दिया। जून 2084 में शुरू हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय इतिहास की सबसे चर्चित और विवादित सैन्य कार्रवाइयों में से एक बन गया। सेना ने स्वर्ण मंदिर परिसर में प्रवेश कर उग्रवादियों के खिलाफ अभियान चलाया, लेकिन इस कार्रवाई में भारी जानमाल का नुकसान हुआ और पवित्र धार्मिक स्थल को भी क्षति पहुंची। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने देश भर में भावनात्मक और राजनीतिक प्रतिक्रिया पैदा की। कुछ ही महीनों बाद 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही अंग रक्षकों द्वारा हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद देश के कई हिस्सों, विशेषकर दिल्ली में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे, जिनमें हजारों निर्दोष लोगों की जान चली गई। इन घटनाओं ने पंजाब और केंद्र सरकार के बीच अविश्वास की खाई को और गहरा कर दिया। हालात को सामान्य बनाने के लिए 1985 में राजीव गांधी और अकाली नेता संत हरचंद सिंह लौंगोवाल के बीच ऐतिहासिक राजीव लौंगोवाल समझौता हुआ। इस समझौते में चंडीगढ़, नदी जल बंटवारे और अन्य विवादित मुद्दों के समाधान का प्रयास किया गया। इसी के बाद विधानसभा चुनाव हुए और सुरजीत सिंह बरनाला के नेतृत्व में शिरोमणि अकाली दल की सरकार बनी। बरनाला सरकार ने शांति बहाली और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन आतंकवाद का साया अभी खत्म नहीं हुआ था। उग्रवादी हिंसा जारी रही, राजनीतिक हत्याएं होती रहीं और प्रशासन पर दबाव लगातार बढ़ता गया। आखिरकार हालात ऐसे बने कि सरकार ज्यादा समय तक टिक नहीं सकी, जिसके बाद पंजाब बार बार राष्ट्रपति शासन के दौर में पहुंचा। चुनी हुई सरकारों की जगह सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में प्रशासन चलाया गया। 1987 से 1992 तक लंबे समय तक राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहा। यह पंजाब के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे कठिन दौर था, जब जनता वोट देकर सरकार चुनने के अधिकार से भी लगभग वंचित हो गई थी। इस दौरान आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों ने बड़े अभियान चलाए। ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1986 और विशेष रूप से ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 1988 के तहत पंजाब पुलिस, अर्धसैनिक बलों और सुरक्षा एजेंसियों ने स्वर्ण मंदिर परिसर में छिपे उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई की। इस बार रणनीति पहले से अलग थी और बड़े पैमाने पर आत्मसमर्पण भी हुए। धीरे धीरे आतंकवाद की कमर टूटने लगी, हालांकि इसकी कीमत पंजाब ने हजारों जानें गंवा कर चुकाई। ये वो समय था जब पंजाब का आम नागरिक सबसे ज्यादा पीड़ित था। एक ओर आतंकवाद का डर, दूसरी ओर सुरक्षा अभियानों का दबाव। हर परिवार के भीतर असुरक्षा और अनिश्चितता का माहौल था, लेकिन इसी दौर में शांति की चाह भी जिंदा रही। पंजाब के लोगों ने हिंसा से ज्यादा अमन को चुना और लोकतंत्र में अपना विश्वास बनाए रखा। 1980 और 90 के शुरुआती दशक का यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि जब राजनीति, कट्टरता और हिंसा एक साथ खड़ी हो जाए तो सबसे बड़ी कीमत आम जनता को ही चुकानी पड़ती। लेकिन ये कहानी सिर्फ दर्द की नहीं, ये जज्बे की भी कहानी, जिसने पंजाब को फिर से खड़ा होने की ताकत दी। क्योंकि गोलियों की गूंज एक न एक दिन थम जाती
लेकिन शांति और लोकतंत्र की आवाज भी लौट कर जरूर आती। एक दौर था जब पंजाब की पहचान गोलियों की आवाज से होती थी, लेकिन फिर वक्त बदला, आतंकवाद की काली रात धीरे धीरे ढलने लगी और लोकतंत्र की सुबह ने दस्तक दी। 1992 में पंजाब ने एक बार फिर वोट की ताकत पर भरोसा जताया और लंबे राष्ट्रपति शासन के बाद चुनी हुई सरकार की वापसी हुई। 1992 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आई और बेअंत सिंह मुख्यमंत्री बने। यह आसान दौर नहीं था। पंजाब अभी भी आतंकवाद की छाया से पूरी तरह बाहर नहीं निकला था, लेकिन बेअंत सिंह सरकार ने पुलिस और प्रशासन के सहयोग से कानून व्यवस्था को मजबूत किया और सामान्य जनजीवन को पटरी पर लाने की कोशिश की। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इसी दौर में पंजाब में शांति बहाली की ठोस शुरुआत हुई, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 31 अगस्त 1995 चंडीगढ़ स्थित पंजाब सचिवालय के बाहर हुए एक शक्तिशाली आत्मघाती विस्फोट में मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या कर दी गई। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। जिस नेता को पंजाब में शांति बहाली के प्रयासों के लिए याद किया जाता है, उसका अंत भी हिंसा के बीच हुआ। इसके बाद पंजाब की राजनीति में एक नाम सबसे मजबूत होकर उभरा, सरदार प्रकाश सिंह बादल। अकाली दल के दिग्गज नेता बादल 5 बार मुख्यमंत्री बने और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लंबे समय तक पंजाब की राजनीति को दिशा दी। अकाली दल और बीजेपी का यह गठबंधन राज्य की सबसे सफल राजनीतिक साझेदारियों में गिना गया। बादल सरकार ने पंजाब के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया। सड़क नेटवर्क का विस्तार, ग्रामीण संपर्क मार्गों का विकास और बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कई थर्मल पावर परियोजनाओं को बढ़ावा दिया गया और इसी दौर में किसानों के लिए खेती के लिए मुफ्त बिजली की नीति को मजबूती दी गई, जिसने ग्रामीण राजनीति में बड़ा असर डाला। समर्थकों का मानना था कि इस फैसले ने किसानों को राहत दी, जबकि आलोचकों ने इसे राज्य की वित्तीय स्थिति पर बोझ बताया। साल 2002 में कांग्रेस ने वापसी की और कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने। पूर्व सैन्य अधिकारी और पटियाला राजघराने से जुड़े कैप्टन अमरिंदर ने प्रशासनिक सुधार और विकास को प्राथमिकता देने की बात कही। हालांकि 2007 में सत्ता फिर अकाली दल बीजेपी गठबंधन के पास चली गई, लेकिन पंजाब की जनता ने 2017 में एक बार फिर कांग्रेस पर भरोसा जताया और कैप्टन अमरिंदर सिंह दोबारा मुख्यमंत्री बने। कैप्टन सरकार के कार्यकाल में सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया। राज्य भर में सेवा केंद्रों के जरिए नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन और आसान बनाने की पहल हुई। प्रमाण पत्र, लाइसेंस और अन्य सरकारी सुविधाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने का प्रयास किया गया ताकि आम लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़े। लेकिन पंजाब की इस राजनीतिक कहानी में विकास जितना बड़ा अध्याय रहा, विवाद भी उतने ही बड़े रहे। सबसे बड़ा मुद्दा बना ड्रग्स का जाल। पिछले 1.5 दशक में पंजाब में नशीले पदार्थों की तस्करी और युवाओं में बढ़ती नशे की लत राष्ट्रीय बहस का विषय बन गई। विपक्ष लगातार सरकारों पर ड्रग माफियाओं के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई न करने के आरोप लगाता रहा। चुनावी मंचों से लेकर संसद तक पंजाब का ड्रग संकट सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बन गया। और फिर आया साल 2015 का बेअदबी कांड, जिसने पंजाब की राजनीति को पूरी तरह हिला दिया। गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान की घटनाओं ने पूरे राज्य में आक्रोश फैला दिया। विरोध प्रदर्शनों के दौरान कोटकपुरा और बहबल कला में पुलिस फायरिंग हुई, जिसमें कई लोगों की मौत, कई लोग घायल हुए। इस मामले ने अकाली दल बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और न्याय की मांग पंजाब की राजनीति का केंद्रीय मुद्दा बन गई। इसी दौर में रेत माफिया और अवैध खनन के आरोप भी लगातार सुर्खियों में रहे। अलग अलग सरकारों पर अवैध खनन को रोकने में विफल रहने और प्रभावशाली लोगों को संरक्षण देने के आरोप लगे। सत्ता बदलती रही, लेकिन यह मुद्दा हर चुनाव में जनता के बीच गूंजता रहा। यानी आतंकवाद के बाद पंजाब विकास, स्थिरता और लोकतंत्र की वापसी की कहानी तो बना, लेकिन साथ ही सत्ता के उतार चढ़ाव, गठबंधन की राजनीति, भ्रष्टाचार के आरोप, ड्रग्स संकट और धार्मिक संवेदनशीलता से जुड़े विवादों का भी गवाह रहा। और इसी राजनीतिक थकान और बदलाव की चाह ने पंजाब की जनता को एक नए विकल्प की ओर देखने पर मजबूर किया। एक ऐसे विकल्प की ओर जिसने दावा किया कि वो पुरानी राजनीति को बदल देगा। यहीं से शुरू होने वाला था पंजाब की सियासत का अगला और सबसे ताजा अध्याय। पंजाब की राजनीति में एक लंबा दौर ऐसा रहा जब सत्ता की कुर्सी अकाली दल और कांग्रेस के बीच झूलती रही। कभी जनता ने बादल परिवार पर भरोसा जताया तो कभी कैप्टन अमरिंदर सिंह को सत्ता सौंपी। लेकिन 2022 में पंजाब की जनता ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने दशकों पुराना राजनीतिक गणित बदल दिया। ये सिर्फ चुनाव नहीं था, ये बदलाव की आंधी थी।
2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने ऐसा प्रदर्शन किया जिसने राजनीतिक विश्लेषकों को भी चौंका कर रख दिया। 117 सदस्यीय विधानसभा में पार्टी ने 92 सीटों पर जीत दर्ज की, जो पंजाब के चुनावी इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में से एक मानी जाती। पारंपरिक दल कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी तीनों को जनता ने कड़ा संदेश दिया कि अब वो नई राजनीति को मौका देना चाहते। इस ऐतिहासिक जीत के बाद पार्टी के चेहरे और लोकप्रिय नेता भगवंत मान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन ये शपथ भी प्रतीकात्मक थी। उन्होंने चंडीगढ़ के राजभवन के बजाय शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला में शपथ लेकर ये संदेश देने की कोशिश की कि उनकी राजनीति सत्ता के गलियारों से नहीं, बल्कि शहीदों के आदर्शों और आम जनता की उम्मीदों से जुड़ी। सरकार बनने के बाद सबसे पहले जिन वादों पर काम शुरू हुआ, उनमें सबसे प्रमुख था मुफ्त बिजली। पंजाब सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना लागू की। सरकार का दावा था इससे लाखों परिवारों को राहत मिली और घरेलू खर्च में कमी आई। वहीं विपक्ष ने इस योजना को राज्य के खजाने पर अतिरिक्त बोझ बताते हुए इसकी आर्थिक व्यवहार्यता पर सवाल खड़े किए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने आम आदमी क्लिनिक की शुरुआत को अपनी बड़ी उपलब्धियों में शामिल किया। इन मोहल्ला आधारित क्लिनिकों के जरिए लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, जांच और जरूरी दवाइयां मुफ्त उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। सरकार का कहना है कि इससे आम नागरिकों को स्थानीय स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिली और बड़े अस्पतालों पर दबाव कम हुआ। इसके साथ ही सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार को बड़ा मुद्दा बनाया। विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रिया चलाकर हजारों युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र दिए गए। सरकार लगातार ये दावा करती रही कि उसके कार्यकाल में बड़ी संख्या में युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां दी गईं। हालांकि विपक्ष ने भर्ती प्रक्रिया और रोजगार के कुल आंकड़ों को लेकर समय समय पर सवाल भी उठाए, लेकिन पंजाब की राजनीति में उपलब्धियों के साथ साथ विवादों ने भी कदम कदम पर सरकार का पीछा किया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 29 मई 2022 को मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। खास बात यह रही कि हत्या से एक दिन पहले ही राज्य सरकार ने कई वीआईपी लोगों की सुरक्षा में कटौती की थी, जिसमें सिद्धू मूसेवाला भी शामिल थे। जिसके बाद कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई। सरकार ने बाद में कार्रवाई तेज करने और अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाने की बात कही, लेकिन ये मुद्दा लंबे समय तक राजनीतिक बहस का केंद्र बना रहा। एक और बड़ा राजनीतिक विवाद रहा दिल्ली बनाम पंजाब मॉडल। विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस और अकाली दल ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार के बड़े फैसले दिल्ली में पार्टी नेतृत्व और अरविंद केजरीवाल के प्रभाव में लिए जाते हैं। सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उसकी प्राथमिकता सिर्फ पंजाब के लोगों का हित है और सभी निर्णय संवैधानिक प्रक्रिया के तहत लिए जाते हैं। इसके अलावा पंजाब की अर्थव्यवस्था और बढ़ते राज्य के कर्ज का मुद्दा भी लगातार चर्चा में बना हुआ है। विपक्ष का कहना है कि मुफ्त योजनाओं और वित्तीय दबाव के कारण राज्य पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, जबकि सरकार का तर्क है कि वो जनता को राहत देने के साथ साथ राजस्व बढ़ाने और वित्तीय प्रबंधन में सुधार के प्रयास कर रही है। यानी भगवंत मान और आम आदमी पार्टी का दौर पंजाब की राजनीति में एक नए प्रयोग की कहानी, एक ऐसा प्रयोग जिसने पारंपरिक सियासत को चुनौती दी, नई उम्मीदें जगाई और जनता के बीच बदलाव का संदेश दिया। लेकिन इसके साथ ही इस दौर ने यह भी दिखाया कि पंजाब की राजनीति में चुनौतियां आज भी उतनी ही बड़ी हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, आर्थिक संतुलन हो या जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कसौटी। सवाल अब भी वही है, क्या ये नई राजनीति पंजाब की पुरानी समस्याओं का स्थायी समाधान बन पाई, या फिर ये भी समय के साथ उसी सियासी चक्र का हिस्सा बनकर रह गई जिसे पंजाब पिछले करीब 8 दशकों से देखता आ रहा है। तो ये थी कहानी एक ऐसे पंजाब की जिसने सिर्फ इतिहास नहीं देखा बल्कि इतिहास बनाया भी है। एक ऐसा पंजाब जिसने 1947 के बंटवारे का दर्द सहा, लाखों अपनों को खोया, लेकिन फिर भी राख से उठकर नई उम्मीदों का शहर बसाया। एक ऐसा पंजाब जिसने भाखड़ा नागल की धार से सूखी धरती को हरियाली दी, हरित क्रांति के दम पर पूरे देश की थाली भरी और भारत के अन्नदाता की पहचान हासिल की। लेकिन यह कहानी सिर्फ तरक्की की नहीं है, यह उन जख्मों की भी कहानी है जो वक्त ने पंजाब की छाती पर दिए। भाषा की लड़ाई, राज्य के पुनर्गठन की पीड़ा, चंडीगढ़ और पानी पर विवाद, 1980 के दशक का आतंकवाद, ऑपरेशन ब्लू स्टार, निर्दोष लोगों की मौतें, राष्ट्रपति शासन का लंबा दौर, ये सब पंजाब के इतिहास के ऐसे पन्ने हैं जिन्हें पलटना आज भी आसान नहीं है।
फिर भी पंजाब नहीं रुका। उसने हर अंधेरे को चुनौती दी, आतंकवाद के दौर से बाहर निकलकर लोकतंत्र को दोबारा मजबूत किया। बेअंत सिंह से लेकर प्रकाश सिंह बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह और अब भगवंत मान तक हर सरकार अपने साथ नई उम्मीदें, नए वादे और नई बहसें लेकर आई। किसी ने विकास को गति दी, किसी ने किसानों को राहत देने की कोशिश की, किसी ने डिजिटल सेवाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया, तो किसी ने बदलाव की नई राजनीति का दावा पेश किया। लेकिन इन सब के बीच कुछ सवाल आज भी पंजाब के सामने खड़े हैं। क्या राज्य नशे के जाल से पूरी तरह बाहर निकल पाएगा? क्या युवाओं को उनके सपनों के मुताबिक रोजगार मिल पाएगा? क्या कर्ज के बोझ और आर्थिक चुनौतियों के बीच पंजाब फिर से विकास की नई इबारत लिख सकेगा? और क्या सियासत अब जाति, धर्म और दलों की सीमाओं से ऊपर उठकर सिर्फ पंजाब और पंजाबी की बात करेगी? इतिहास गवाह है, जब जब इस धरती पर मुश्किलें आई, पंजाब ने हार नहीं माने। इस मिट्टी ने गुरु नानक देव जी का संदेश दिया, गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों का बलिदान देखा, शहीद आजम भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी दिया और देश की सीमाओं से लेकर खेतों तक अपनी ताकत का लोहा मनवाया। यही जज्बा पंजाब की सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि पंजाब सिर्फ एक राज्य नहीं, एक भावना है। यहाँ ढोल की थाप भी है, सरसों के खेतों की खुशबू भी, यहाँ गुरबानी की शांति भी है और सीमा पर खड़े जवान का साहस भी। ये वही धरती है जिसने हर बार टूट कर भी खुद को जोड़ा और हर तूफान के बाद नई सुबह का स्वागत किया। उम्मीद कीजिए कि आने वाले वर्षों में पंजाब की पहचान सिर्फ अपने गौरवशाली अतीत से नहीं, बल्कि रोजगार, उद्योग, शिक्षा, नशा मुक्ति, आधुनिक कृषि और नई आर्थिक क्रांति से भी होगी। क्योंकि जब पंजाब आगे बढ़ता है तो सिर्फ एक राज्य नहीं, पूरा हिंदुस्तान आगे बढ़ता है। इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ हमारी खास प्रस्तुति पंजाब नामा में आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी किसी और किस्से, किसी और कहानी के साथ। जय हिंद, सत श्री अकाल।